आज हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का लेसन 4 भारत के विदेश संबंध का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग काफी कुछ देख चुके थे कि भारत का विदेशों के साथ संबंध कैसा था। आज उसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज संबंध लोगों के साथ था। तो चलिए, यहाँ तक आप लोग पिछली बार देख चुके थे कि उस वक्त चीन के साथ काफी ज्यादा विवाद चल रहा था। 1962 में आपका युद्ध भी हुआ था आपका। अब इसके बाद और क्या क्या बदलाव हुआ इसके बारे में भी जानेंगे। तो चीन युद्ध से क्या हुआ, भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह पर धक्का लगा था। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र भावना भी बलवती हुई। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या तो अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू के नजदीकी सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णमेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा और नेहरू की भी छवि क्या हो गई, थोड़ी धूमिल हो गई। क्यों भाई? क्योंकि नेहरू क्या बोले थे कि भाई चीन तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कभी भी लड़ाई नहीं कर सकता है। लेकिन जब लड़ाई कर दिया तो नेहरू का बात थोड़ा सा खराब हो गया। अब आता है चीन के इरादों के समय रहते न भाग सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने को लेकर बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई नेहरू की। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो तो एक चीज ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कब जो है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो कब लाया गया था? 1962 के बाद पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 1962। तो वही कहा जा रहा है, पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 1962 के बाद लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस हुई। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनाव में पटखनी खाई। पटखनी खाई मतलब हार गई। क्यों भाई? क्योंकि वो क्या नहीं सोच पाए थे, चीन के इरादों को ये भांप नहीं पाए थे। ठीक है, ये पूरा लाइन साफ आगे लिखिएगा। अब आगे है, यहाँ पर देखिए कुछ सिनेमा के बारे में हमेशा बताता है और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि ये सारा फिल्म देखा कीजिए। जिस दिन फ्री रहते हैं उस दिन ये सारा फिल्म सर्च कीजिए और देखिए। जैसे यहाँ पर एक हकीकत फिल्म का चर्चा है। देखिए, इस फिल्म की पृष्ठभूमि में 1962 के चीनी आक्रमण को दिखाया गया। अगर आप इस फिल्म को अगर देख लेते हैं तो आपके साथ ये होगा कि आप आराम से एग्जाम में लिख पाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है ना, तो भी अगर इस फिल्म को आप देख लेते हैं तो 1962 में जो आपका चीन और इंडिया का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में आपको पता चल जाएगा बहुत कुछ। तो इसलिए इस फिल्म को जरूर देखिएगा अगर टाइम है तो। क्या बताया जा रहा है, इस फिल्म की पृष्ठभूमि में 1962 के चीनी आक्रमण को दर्शाया गया है। भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लद्दाख क्षेत्र में घिर गई और सेना का कप्तान बहादुर सिंह स्थानीय घुमंत कबीले की एक लड़की कम्मो की मदद से इस टुकड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस कोशिश में बहादुर सिंह और कम्मो दोनों शहीद हो जाते हैं। भारतीय टुकड़ों के जवान पूरे प्राणपण से चीनी हमलावरों से मुकाबला करते हैं, परंतु अंततः उन्हें अपनी जान निछावर करनी पड़ती है। अपनी फिल्म सेना के जवान के आमने सामने वाली चुनौती दिक्कतों के साथ साथ चीनी विश्वासघात से उपजी राजनीतिक निराशा का भी मुआयना करती है। इस फिल्म में युद्ध के दृश्यों को रचने के लिए डॉक्यूमेंट्री फुटेज का इस्तेमाल किया गया है। हकीकत युद्ध आधारित फिल्मों की विधा में आम स्थान रखती है। कब ये फिल्म प्रकाशित हुई थी? 1964 में। निर्देशक थे इसके चेतन आनंद। अभिनय किया है इसमें धर्मेंद्र, प्रिया राजवंश, बलराज साहनी, जयंत, सुधीर, संजय खान और विजय आनंद ने। हालांकि ये सब एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन अगर आप इसको देख लेते हैं ना तो आपको पता चल जाएगा उसके बारे में, भारत चीन युद्ध के बारे में विस्तार से, ताकि अगर आपको 2 पेज लिखने बोल दिया जाए भविष्य में तो आप लिख सकिएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। जैसे एक और चीज अभी हमको पता चल गया कि सेना कौन का कप्तान कौन था उस टाइम में? बहादुर सिंह। किसकी मदद से निकला था? कम्मों की मदद से निकला था। किसके बारे में वर्णन किया गया? 1962 का चीनी आक्रमण का वर्णन किया गया है। तो ज्यादा नहीं अगर देख सकते हैं आप लोग तो ट्रेलर देख लीजिएगा। हकीकत ट्रेलर लिख के सर्च कर लीजिए और देखते जाइए सबका एक करके। चलिए आगे देखते हैं कुछ आगे की। 1962 के बाद भारत और चीन का संबंध कैसा रहा? तो भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य होने में करीब 10 साल लग गए। 1976 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल हो सका। शीर्ष नेता के तौर पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जब वे विदेश मंत्री थे 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी दौरे पर गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे उस टाइम। वे 1979 में क्या हुआ, चीन के दौरे पर गए थे। चीन के दौरे पर कब गए? 1979 में। बाद में नेहरू के बाद राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए। इसके बाद से चीन के साथ भारत के संबंधों में ज्यादा जोर व्यापारिक मसलों पर रहा।
अब आता है भारत चीन संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर भी हुआ। इस युद्ध और चीन सोवियत संघों के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बड़ी उठापटक मची। सोवियत संघ का पक्षधर कहना भाजपा में ही रहा। भाजपा जो है किसको किसी पार्टी का नाम है, किस पार्टी का शॉर्ट में बोलते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजपा बोलते हैं। अब कह रहा है सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भाजपा में रहा, उसने कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ाई। दूसरा खेमा कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा। मतलब ये भारत की बात हो रही है। भारत के अंदर में जो लोग थे वो दो पार्टों में बट गए थे, कुछ लोग कांग्रेस के साथ थे, कुछ लोग कांग्रेस के साथ नहीं थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब टूट गई, 1964 में टूट गई। ये आपको भी ध्यान रखना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब टूटी थी, 1964 में टूट गई। इस पार्टी के भीतर जो कहमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM मार्क्सपा बनाया। चीन युद्ध के क्रम में मार्क्सपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डावाडोल स्थिति के प्रति सचेत किया। यह इलाका अत्यंत पिछड़ी दशा में था और अलग थलग पड़ गया था। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से भी यह इलाका क्या था, चुनौतीपूर्ण था। कौन सा, पूर्वोत्तर राज्य, ध्यान रखिएगा। चीन युद्ध के तुरंत बाद इस इलाके को नई तरतीब में ढालने की कोशिश शुरू की गई। नागालैंड को प्रांत का दर्जा दे दिया गया। कब, चीन युद्ध के जस्ट बाद, यानी 1962 के बाद। मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार मिला। ये देखो पहले का बात है, उस टाइम में मणिपुर और त्रिपुरा भी क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। अभी क्या है, राज्य बन गया है। ठीक है। अब आता है पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया था। 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया। छाया युद्ध मतलब कि भाई अगर मौका मिलेगा तो हम तुमको मारेंगे, तुमको मौका मिलेगा तो तुम मार सकते हो। बहरहाल यह संघर्ष पूर्णव्यापी युद्ध का रूप नहीं ले सका। यह मसला फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा। कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान के सरकार के बीच क्या हुआ, सहयोग संबंध कायम हुआ। मतलब कश्मीर को लेकर के थोड़ा टेंशन तो था ही, लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान साथ रहा। दोनों सरकार ने मिलजुल कर यह प्रयास किया कि बंटवारे के समय जो महिलाएं अपहृत हुई थी, अपहृत मतलब छूट गई थी कहीं पे या अपहरण हो गया था एक टाइप का बोलो तो, उन्हें अपने परिवार के पास वापस लौटाया जा सके। क्योंकि उस टाइम में हो क्या रहा था, लोग छोड़ करके भाग रहे थे, कोई किसी को जान से मार दे रहा था, काट दे रहा था, तो बोला उन महिलाओं को वापस किया जा सके। विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर आ रहा एक लंबा विवाद सुलझा लिया गया। सिंधु नदी का विवाद बहुत ज्यादा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इसको लेकर के अभी भी बीच बीच में सवाल उठ जाता है कि अगर कभी पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करने का कोशिश करेगा तो सिंधु नदी का रुख ही मोड़ देंगे। क्योंकि पाकिस्तान का अधिकतर लोग सिंधु नदी के पानी पर ही आश्रित है, उनका घर परिवार उसी से चलता है। तो अगर सिंधु नदी का पानी का अगर बहाव को हम पाकिस्तान के बजाय किसी और दिशा में मोड़ दें तो पाकिस्तान भूखे मर जाएगा। तो अगर पाकिस्तान लड़ेगा तो हम ये काम करेंगे। हालांकि यह काम अनैतिक है कि किसी का पानी को छीन लेना, बुनियादी सुविधा को छीन लेना अनैतिक कार्य है कि भाई उसको भोजन पानी भी नहीं देना। लेकिन जब बोला जाता है कभी कभी कि अगर वो हमारे साथ आकर के लड़ाई करेगा बिना कोई कारण का, हम क्या छोड़ेंगे, मरो तुम भूखे, हमको क्या मतलब। और ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण पाकिस्तान और भारत का युद्ध जल्दी नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को भली भांति जानता है कि अगर हम भारत से लड़ेंगे तो भारत मेरा बुनियादी सुविधा को रोक देगा। तो ये नेहरू और जनरल अयूब खान, नेहरू कौन थे उस टाइम, प्रधानमंत्री थे, और जनरल अयूब खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे। इन दोनों ने मिलकर सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए। ये पूछा जाएगा कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। कौन कौन मिलकर किया था, तो नेहरू और जनरल अयूब खान। तो भारत पाक संबंधों में गर्मी नरमी के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक अमल होता रहा। दोनों देशों के बीच 1965 में कई ज्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हो गई। आप इसमें के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे 1965 के। अब देखिए एक वर्ड आया कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कब थे, तो 1965 में थे, ध्यान रखिएगा। उन्नीस सौ पैंसठ में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखिएगा। अब आता है 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रन में सैनिक हमला बोला। अब देखिए सैनिक हमला भी हुआ है, कहाँ पे हुआ है, तो कच्छ में हुआ है। कच्छ कहाँ का हिस्सा है, तो गुजरात का हिस्सा है, ठीक है।
इसके बाद जम्मू कश्मीर में उसने अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला किया। पाकिस्तान के नेताओं को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता उनका समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला करने का आदेश दे दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनघोर लड़ाई हुई और भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नजदीक पहुंच गई। लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और अगर भारत की सेना लाहौर पहुंच गई तो जीत कौन रहा था? भारत या पाकिस्तान? भारत जीत रहा था, तभी तो लाहौर घुस गया। पता है, उसके बाद रोक दिया उस वक्त, नहीं तो भारत का सैनिक लाहौर को लूट करके ले आ जाता था। उस टाइम में कब लड़ाई हुआ था? 1965 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ। बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और फिर देखो पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। एक और नाम आ गया, किसका? ताशकंद समझौता का। सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई। तो अगर पूछा जाए ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। ठीक है। हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई, लेकिन इस युद्ध से भारत की कठिन आर्थिक स्थिति पर और ज्यादा बोझ पड़ा। देखो 1965 का लड़ाई में जीता तो एक टाइप का भारत ही था, क्योंकि भाई लाहौर तक घुस गया तो भारत ही जीत गया। लेकिन अगर तुम किसी को मारोगे तो तुम भी थकोगे ना भाई, पैसा तेरा भी खर्चा होगा। तुम लड़ाई करने जा रहे हो तो सैनिक पहुंचाना है, गोली बारूद पहुंचाना है, खाना पहुंचाना है, तो भारत का भी पैसा खर्च हुआ था बहुत ज्यादा, ये भी ध्यान रखिएगा। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता। इधर देखिए कुछ छूटा था, नहीं छूटा है। देखिए एक लाइन यहाँ दिया हुआ है, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, नेता झगड़े और सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, ज्यादातर आम नागरिकों को इससे कुछ लेना देना नहीं था। अच्छा बताओ, अगर युद्ध होगा, युद्ध हुआ वहां पे पंजाब के पास, अभी हम लोग पढ़े, या फिर गुजरात के पास, तो बताओ हम लोग झारखंडी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है। उसके कारण क्या होगा, सरकार का धनराशि जो हम लोग टैक्स के रूप में देते हैं वो पैसा कहीं और जाके खर्च हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार कोई अच्छा योजना चला नहीं पाएगी, तो उसका इम्पैक्ट हम लोग के ऊपर पड़ेगा, सामान की कीमत बढ़ जाएगी। तो युद्ध का इम्पैक्ट पड़ता है, प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे, लेकिन पड़ेगा जरूर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी कोरोना हुआ था तो प्राइवेट वाला का तो साफ साफ दिख गया कि भाई बच्चे ट्यूशन आना छोड़ दिए या बच्चे प्राइवेट स्कूल जाना छोड़ दिए, पैसा नहीं मिलेगा। सरकारी टीचर को इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा? कुछ नहीं, उन लोग का तो पैसा बचले रह गया। लेकिन अगर ये कोरोना का काल हमेशा जारी रह जाता तो उन लोग का नौकरी पे भी आफत हो जाता। सही बोल रहे हैं ना? तो ये सब चीज का भी ध्यान पड़ता है, कम पड़ता है लेकिन पड़ता जरूर है, सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब आता है बांग्लादेश युद्ध 1971। 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ। पाकिस्तान के, तो एक वर्ड पहले लिख लीजिएगा, बांग्लादेश युद्ध कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, और जबकि मुजाहिर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। देखो पाकिस्तान को भी यहाँ दो पार्ट में बताया जा रहा है, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इन दोनों के बारे में अब देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो सरकार किसका बनेगा, दोनों बराबर वोट लगभग ले आया था, मतलब दोनों की एक एक साइड में अपना अच्छा पहुंच था, सीधा सा बोले तो। पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथ में अपने साथ हुए द्वयम दर्जे के नागरिक बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया था। कारण क्या हुआ था कि पश्चिमी पाकिस्तान का नेता इन लोग के साथ थोड़ा गलत बिहेव करता था पूर्वी पाकिस्तान वाले के साथ। क्यों भाई? क्योंकि ये लोग बंगाली बोलता था और वो लोग उर्दू बोलता था। तो पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। आवामी लीग ने एक परिसंघ बनाने की मांग की, लेकिन वे इस मांग को भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। मतलब स्थिति काफी ज्यादा बुरी हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब देखिए पेपर का कटिंग कुछ लगाया गया है, बता रहा है आवर ट्रूप्स ऑन स्ट्राइक ऑफ लाहौर, आईएफ प्लान लास्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशन। ये सब देखिए प्रमुख न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये बहुत अच्छे पेपर हैं। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इसको पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है। खैर, अब क्या हुआ, इसके लिए पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया। शेख मुजीब कौन थे? जो वहां पर जीते थे। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए।
अब आ रहा है जवाब में, पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छोड़ दिया। 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। मतलब सब शरणार्थी लोग बोला कि भाई वहां लड़ाई चल रहा है तो वहां पे तो हम घर में रह नहीं सकते हैं, मार देगा लोग। तो इसके कारण से 80 लाख लोग वहां से भाग करके कहा गए, इंडिया आ गए। ठीक है, ये टिकी लगा लेते हैं। अब आता है, ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नजदीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी कि भैया बांग्लादेश को अलग कर दिया जाना चाहिए। तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है, कि भैया पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को बांटने का काम कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद की, ये भी ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान की मदद हमेशा कौन करता है? तो अमेरिका और चीन करता है। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिश चल रही थी। इससे एशिया में सत्ता समीकरण नया रूप ले रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति, देखिए एक नाम आ रहा है, रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया। मतलब पाकिस्तान गए लेकिन चुपचाप कहां चले गए? चीन की ओर। कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन। अमेरिकी पाकिस्तान चीन की धुरी बनती देख करके, अमेरिका पाकिस्तान और चीन ये तीनों मिल गया देखकर भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ मित्रता कर ली। बोला कि भाई अगर ये तीनों मिल करके अगर हमको हराएगा तो हम हार जाएंगे। भारत के नेता लोग सोचे, तो भारत भी क्या किया, किससे जाके मिल गया? सोवियत संघ से मिल गया। तो और इसमें शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। देखो अभी हम लोग जो दोस्त बनाते हैं क्लास में, बस ठीक है ये मेरा दोस्त है, बस ऐसे ही बोल देते हैं, तो दोस्ती कभी भी टूट भी जाता है। लेकिन इन लोग का दोस्ती जो होता है पेन पेपर पे होता है कि भैया 20 साल तक का दोस्ती है। मतलब 20 साल तक अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो तुमको मदद करना पड़ेगा, तुमको जरूरत पड़ेगा तो हम मदद करेंगे। अब आता है, महीनों राजनयिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। कब छिड़ा है पाकिस्तान के साथ? 1971 में। देख लीजिए, पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। ये सब डेट याद रखिएगा। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने कहा किया? पंजाब और राजस्थान में हमला किया, और उसकी सेना ने क्या किया? जम्मू कश्मीर में खोला। मतलब 2-3 साइड से लड़ने के लिए शुरू कर दिया। जानता है एक साइड से लड़ेंगे नहीं जीतेंगे, 3-4 जगह से भेज दो सेना। जवाब में भारत ने भी अपने वायुसेना, नौसेना और थल सेना, वायुसेना जो आसमान में लड़ती है, थल सेना जो जमीन पर लड़ती है, नौसेना जो पानी में लड़ती है, के बूते पर पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर दिया। ढाका कौन है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहां की मुद्रा टाका, याद रखिएगा। और जापान की मुद्रा क्या है? राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है शायद येन। इसने अपने 90,000 सैनिकों के साथ लास्ट में पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण कर देना पड़ा। देखो जब हमला तो किया कौन? पाकिस्तान, लेकिन भारत बहुत होशियार निकला। ये क्या किया? ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करवा दिया। 90,000 सैनिक को गुलाम बना लिया भारत। बांग्लादेश के रूप में, उसके बाद बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हो गया। ठीक है, बांग्लादेश कब बना? 1971 में शायद ना, वही चीज दिया हुआ है, 1971 के युद्ध के बाद बना है। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। भारतीय सेना एक तरफा युद्ध विराम, कि भाई हम बोल रहे हैं कि हमको लड़ाई नहीं करना है। पाकिस्तान को हरा भी दिया, अब बोला कि अब लेकिन हमको आगे लड़ाई नहीं करना है, तुम्हारा चीज पे कब्जा नहीं करना, तुम रहो अपना, हमको नहीं मतलब। तो बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, ये कौन थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, के बीच शिमला समझौता हुआ। तो देखो शिमला समझौता कब हुआ है? 1972 को। और एक चीज जान लो, जब बाद में कंडीशन का तुम लोग पढ़ोगे और तुम लोग को बोला जाएगा एक बार में सारा समझौता याद करने के लिए, तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी जैसे हम पढ़े तुमको अगर सीरियली बोले कि ताशकंद समझौता जो है तुम्हारा 1966 में हुआ, फिर आपका संधि जो हुआ था 20 वर्षीय संधि सोवियत संघ के साथ 1971 में हुआ। चीन का दौरा कब किया था जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो 1971 में किए। फिर शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में हुआ। तो सारा डाटा एक बार में याद करना कठिन हो जाता है, हम लोग डेट आगे पीछे कर देंगे उस टाइम में, इसलिए अभी से याद कीजिए तो याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कारगिल संघर्ष के ऊपर। कारगिल युद्ध तो तुम लोग सभी जानते होंगे। अब देखो ये युद्ध तो खत्म हो गया 1972 के बाद। अब थोड़ा दिन आराम से शांति से भारत भी गुजारा।
अब लेकिन देखो 1999 की बात है। अब कुछ दिन आराम करने के बाद, कुछ साल आराम करने के बाद 1999 के शुरुआती महीनों में भारतीय इलाके की नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकानों जैसे द्रास, मास्को, काक्सर और बतालिक पर अपने को मुजाहिदीन बताने वाले ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना की इस मिलीभगत भांप कर भारतीय सेना ने इस कब्जे के खिलाफ हरकत में आई। तो एक चीज देखो, ये दिया हुआ है कब कब्जा किया था, 1999 में किया था। कहाँ कहाँ पे? द्रास पे, मास्को पे, कक्सर पे और बतालिक पर। कब कब्जा हुआ? 1999 में हुआ। और जब भारत को लग गया कि अरे पाकिस्तान मिल करके कर रहा है, तो फिर से दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इसे कारगिल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई फिर कब छिड़ गई थी? 1999 में। भारतीय और पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष छिड़ गया। इसे कारगिल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह लड़ाई कब हुई? 1999 के मई जून में यह लड़ाई जारी रही और 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकतर ठिकानों पर पुनः अधिकार कर चुका था। चलिए पूरा लिख लीजिएगा, रेड वाला एक साथ। कारगिल की लड़ाई ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा था, क्योंकि इससे ठीक एक साल पहले दोनों देश अपने परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को बहाल कर चुके थे, प्रदर्शन कर चुके थे। आप सोचो, सब पूरा दुनिया भर का देश भारत और पाकिस्तान को देख रहा था। क्यों देख रहा था? क्योंकि भारत के पास भी परमाणु हथियार था और पाकिस्तान के पास भी था, और अन्य देशों को डर लग रहा था कि अगर भारत पाकिस्तान पे परमाणु बम गिराएगा तो उसका इम्पैक्ट बगल वाले देश पर भी पड़ेगा, और या पाकिस्तान भारत में गिराएगा तो उसका इम्पैक्ट बगल वाले देश पर भी पड़ेगा। और दोनों तो इसके कारण भी लोगों को, बाकी सारे देश वाले भी इसको देख रहे थे। बहरहाल यह सिर्फ कारगिल के इलाके तक ही सीमित रहा। पाकिस्तान में इस लड़ाई को लेकर बहुत विवाद मचा। कहा गया कि सेना के प्रमुख ने प्रधानमंत्री को इस मामले में अंधेरे में रखा। बाद में इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण कर लिया। देखो, इस लड़ाई के बाद किसने नियंत्रण कर लिया? पाकिस्तान की हुकूमत पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने नियंत्रित कर लिया। अब जो है वहां का जो है, मैंने टाइप का बोलो तो राजा वो बन गया। कौन? जनरल परवेज मुशर्रफ। और एक बात शायद तुम लोग को पता है या नहीं, पाकिस्तान में कभी भी जो है ना 5 साल तक ढंग से शासन नहीं चला है। भारत में क्या होता है, कोई भी प्रधानमंत्री बनता है 5 साल के लिए बनता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। 2 साल 3 साल करता है तब तक कोई कब्जा कर लेता है, कोई किसी को मार देता है, कुछ ना कुछ हमेशा होते रहता है। अभी भी इमरान खान बना था 5 साल, वो नहीं कर पाया, 40 साल में शायद हट गया। तो बड़ा चिटचिट वाला स्थिति है। दाम भी वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। चीनी का दाम 40 नहीं 200 किलो बिक रहा था। अब आता है टाइम्स ऑफ इंडिया का, फिर वही न्यूज़पेपर का कुछ कतरन दिया गया। या इंड टू इंदिरा इंड वार कब खत्म हुआ है? 1971 में। ये सब कुछ डाटा वगैरह दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। युद्ध में इस निर्णायक जीत से देश में उत्साह की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि कारगिल युद्ध क्या हुआ था? जीत लिया था भारत। अधिकांश भारतीय ने इसे गौरव की घड़ी के रूप में देखा और माना कि भारत का सैन्य पराक्रम प्रबल हुआ है। और आप पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी इस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्हें विजय मिला था। 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को चार चांद लग गया। कब? 1971 का युद्ध में जीतने के बाद। ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखना है। ये सब आगे पढ़िएगा आप लोग। इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा बहुमत से जीत गया कि भाई ये तो जीत सकता है। भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत की थी। पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण पंचवर्षीय योजना पटरी से उतर गई। पंचवर्षीय योजना कौन सी चल रही थी उस टाइम? 1961 से 66, तीसरी पंचवर्षीय योजना उस टाइम में चल रही थी। तो वो जो है आपका क्या हुआ? पटरी से उतर गया, मतलब उसमें ज्यादा खर्च नहीं किया जा सका। उसके बाद एक वर्षीय योजना पर अमल हुआ था और चौथी पंचवर्षीय योजना फिर जो है आपका 1969 में शुरू हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। उसके बाद होना चाहिए था 66 से फिर आगे, लेकिन नहीं हुआ। बीच में क्या हुआ? 3 गो एक वर्षीय योजना चला है कि पैसा का कमी हो गया था। खैर चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ छूट गया था। 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन खास तौर से रक्षा क्षेत्र में लगानी पड़े कि भाई अपना प्रोटेक्शन भी जरूरी है, क्योंकि अगर अपना प्रोटेक्शन नहीं कीजिएगा तो कोई विदेशी आप पर आके आक्रमण कर देगा। तो भारत ने अपने सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण किया। 1962 में देखिए दो चीज का स्थापना हुआ है। क्या क्या है? पहला आपका दिया हुआ है 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग, और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की भी स्थापना हुई। ये भी ध्यान रखना है।
अब आता है भारत का परमाणु नीति। इस दौर की एक खास बात थी भारत का परमाणु विस्फोट, कि भारत में का परमाणु विस्फोट में क्या बोला गया, भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किया। कब? 1974 में, मतलब इस वक्त परमाणु परीक्षण हो चुका था। अब आता है तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया था। नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक जो था वह परमाणु कार्यक्रम ही था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। मतलब नेहरू जी ये मानते थे कि भैया औद्योगिकरण के द्वारा विकास हो सकता है, विज्ञान के द्वारा विकास हो सकता है, और इसकी शुरुआत कब मानी जाती है, तो होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। ये कौन से? तो एक वैज्ञानिक थे होमी जहांगीर भाभा। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के में इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे, तो बोले परमाणु हथियार उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निरस्त्रीकरण पर जोर दिया कि भैया परमाणु हथियार बनाओगे, किसी पर हमला कर दोगे, पूरा पूरा गांव क्या पूरा राज्य खत्म हो जाएगा, इसलिए सब चीज नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बहरहाल परमाणु आयुधों में बढ़ोतरी होती रही। मतलब आयुध कहा जाता है अस्त्र, कि परमाणु हथियार बहुत सारा बनते गया। साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया। कब? 1964 में। देख लीजिए, चीन किया 1964 में, और इंडिया कब किया था? 1974 में। मतलब इंडिया 10 साल बाद कर पाया था। अणुशक्ति संपन्न बिरादरी वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, ये कौन कौन अणुशक्ति बना चुका था? संयुक्त राज्य अमेरिका बना चुका था, सोवियत संघ बना चुका था, ब्रिटेन बना चुका था, फ्रांस बना चुका था, और चीन बना चुका था। इन सब ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी थे, और इन्होंने दुनिया के अन्य देशों पर परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। परमाणु अप्रसार संधि मतलब कि भैया अब कोई आगे चल के परमाणु बम नया बना सकता है, हम लोग बना लिए, हम दूसरा बनाने नहीं देंगे। ठीक है, कारण ये था कि भाई उसके कारण नुकसान भी बहुत होगा। पॉजिटिव वे में देखा तो उसके कारण पूरा नुकसान हो सकता है, लड़ाई झगड़ा होगा, लोग फेंक देगा, बर्बाद हो जाएगा, इस कारण से भी। तो ये लाइन आपको पूरा लिखना है। कारण क्या है, इससे दो चीज हो गया। अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, 5 को, उसके कारण से भी। और दूसरा, ये परमाणु अप्रसार संधि को रोकना कौन कौन चाहते? यही लोग। कब रोकना चाहता? 1968 में रोकना चाहता। भारत हमेशा से इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता आया था। भारत ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। बोला कि भाई हम किए तो जरूर है, लेकिन हमको अपना शांति के लिए, कि हम किसी पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जानकारी रखेंगे। जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया उस दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन था। 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है। अरब और इजराइल युद्ध कब हुआ है? 1973 में। इसके बाद पूरे विश्व में तेल को लेकर के हाहाकार मच गया था। क्यों? क्योंकि तेल कहाँ से आता था? यही सब देश से आता था। अब अगर लड़ाई चलेगा तो कोई तेल भेजेगा क्या? क्यों नहीं भेजेगा? अगर तेल भेज रहा है, रास्ता में उनको माचिस बार दिए, बड़ा खत्म, कोई तेल नहीं भेज रहा था उस टाइम, तो तेल का दाम क्या होगा? बढ़ गया था बहुत ज्यादा। भारत इस वजह से आर्थिक समस्या से घिर गया। भारत में मुद्रा स्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुद्रा स्फीति किसको बोलते हैं? तो मुद्रा का वैल्यू गिर जाना। जैसे मान लेते हैं, जैसे 1 लीटर पेट्रोल मिलता है अभी 100 रुपया में ना, अब क्या हो, 1 लीटर पेट्रोल मिलने लगे 500 रुपया में, तो पैसा का वैल्यू गिर गया, पेट्रोल का वैल्यू बढ़ गया। इसी को बोलते हैं मुद्रा स्फीति। मतलब सामान का दाम बढ़ जाना और मुद्रा का वैल्यू कम हो जाना। ठीक है, इस वक्त देश में आंदोलन भी चला था, देशव्यापी रेल हड़ताल भी हुई थी। ठीक है, बहुत सारा हड़ताल वगैरह भी हो रहा था इस टाइम में। कब? जब 1973 की स्थिति थी। ठीक है, ये सब पढ़िए, ध्यान रखिएगा, लिखिएगा उतना तो बहुत हो जाएगा। आप ऐसे ही खुद से ही समझ लीजिए। अरब इजराइल युद्ध हुआ, इजराइल से आपका क्या आता है? तेल आता है, तो तेल का दाम बढ़ गया। सब समझना है, पढ़ना है, लिखिएगा तो बहुत होगा। हालांकि राजनीतिक दलों के बीच विदेशी नीति के बारे में छोटे छोटे मोटे मतभेद हमेशा रहे हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के मसलों पर व्यापक सहमति है। इस कारण हम देखते हैं कि 1962-71 के बीच जब भारत ने 3 युद्धों का सामना किया, इसके बाद के समय में जब समय समय पर कई पार्टियों ने सरकार बनाई, तो विदेश नीति की भूमिका पार्टी की राजनीति में बहुत ज्यादा रही। ठीक है, तो एक चीज ये भी लाइन याद रखना है कि 3 को युद्ध कब कब लड़ा था भारत? 1962 से 71 के बीच भारत कितना युद्ध लड़ा? 3 युद्ध लड़ा। कुछ आगे की, अब देखो, भारत ने परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई संधियों का विरोध किया, क्योंकि ये संधियां उन्हीं देशों पर लागू थी जो परमाणु शक्ति से हीन थी। बोला कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए,
सब कोई टेस्टिंग कर चुका है तो लोग को भी टेस्टिंग करने दो। अब होता क्या है इसके बाद, इन संधियों के द्वारा परमाणु हथियार से लैस देशों की जमात के परमाणु शक्ति पर एकाधिकार को वैधता दी जा रही थी। 1995 में जब परमाणु अप्रसार संधि को अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया तो भारत ने इसका विरोध किया और उसने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ठीक है, भारत ने 1998 के मई में फिर कुछ परमाणु परीक्षण किए। कब? 1998 में, ध्यान रखिएगा। और यह जताया कि उसके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति को इस्तेमाल करने के लिए में लाने की क्षमता है। इससे तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया और परमाणु युद्ध की आशंका को बल मिला कि भाई भारत बना कर चुका है परमाणु बम, पाकिस्तान बना चुका है, लड़ाई होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारतीय उपमहाद्वीप में हुए इस परमाणु परीक्षण से काफी ज्यादा नाराज थी। अब कह रहा है ये सब बात को होगा। अब भारत और पाकिस्तान के ऊपर भी दोनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, बाद में हटा लिया गया और इसके बाद यह सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार कर दी गई परमाणु नीति में कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, इसका प्रयोग पहले कभी नहीं करेगा। अगर कोई इस पर हमला करेगा तभी हम छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, वो बस रखल रहेगा मेरे पास। भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है कि कभी भी यह परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई मेरे ऊपर मारेगा तब मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो, यह बात भी यह कहता है। अब आता है, जैसा कि आप किताब के 6ठे और 9वें अध्याय में पढ़ेंगे, 1977 के बाद कई जगह पर गैर कांग्रेसी सरकार भी बनी तो काफी सारा बदलाव भी आ रहा था। ऐसा नहीं हर बार कांग्रेस का ही सरकार बना। 1977 की बात करें तो उस टाइम में तुम्हारा जनता पार्टी का सरकार बना था 1977 में, और इस सरकार ने घोषणा की थी कि सच्ची गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया जाएगा, किसी का गुट में हम लोग नहीं जाएंगे। विदेश नीति में सोवियत संघ के प्रति जो झुकाव आ गया उसको खत्म किया जाएगा और सबके साथ अपना संबंध को बेहतर किया जाएगा, अमेरिका के साथ भी। उसके बाद 1990 के बाद अमेरिका समर्थक विदेश नीति अपनाने के लिए काफी सारे लोग आलोचना भी करते हैं, मतलब बहुत सारा चीज हुआ है। इसके अलावा रूस की अगर बात करें, रूस जो है हमेशा से भारत का एक देश बना हुआ है, लेकिन 1990 के बाद से रूस का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भले थोड़ा कम हो गया। तो हम लोग सब कोई मिलजुल करके काम करेंगे, लड़ाई झगड़ा कम से कम करेंगे, लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद भी भारत और पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति 1999 में थोड़ा सा हो गया था। तो इस प्रकार शांति प्रयास को करने की बात की जा रही है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये चैप्टर इस प्रकार आप लोग का खत्म हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको आप अपने से पढ़ लीजिएगा और बना लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत कोई आप लोग बनाते नहीं है, ये आपका काम है ढूंढने का और बनाने का। और कुछ दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।